हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। सिलेक्शन वाली क्लास का आज पार्ट 8 होगा और यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं बना है आपका टीजीटी पीजीटी का जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन ना पूछे गए हों। और यहाँ तक कि अगर आप यूपी के लास्ट पेपर की भी बात करें, यूपी में भी यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे इस एक चैप्टर से। आप प्रूफ देख सकते हैं उठाकर। और राजस्थान में भी यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से कर लें। टॉपिक काफ़ी लंबा होगा ये, इसलिए हमारे इसकी 2-3 वीडियो कम से कम हो जाएँगी। क्योंकि हमें इसकी डिटेल में प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट भी देखने हैं, इससे क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं वो भी देखने हैं, और साथ में देखने हैं इसके न्यूमेरिकल। बातें किसकी होंगी यहाँ पर? मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। और इसका एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है लागत मात्रा लाभ विश्लेषण, जिसके अंदर हम सम विच्छेद बिंदु भी देखेंगे और मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी यहाँ पर हम देखेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। शुरू होने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि देखिए आप टिल द एंड तक बने रहिए। पहले कॉन्सेप्ट होंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। जब कॉन्सेप्ट होंगे बीच में न्यूमेरिकल भी कराएंगे, तो आई होप आपको वीडियो इतनी हेल्पफुल लगेगी कि आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपसे उससे पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, ताकि आप इतना लाइक करें इस वीडियो को, इतनी लाइक हो जाए कि यूट्यूब इसको उन लोगों तक पहुंचा दे जो पेड कोर्स नहीं खरीदते हैं या नहीं खरीद सकते हैं। वहां तक अगर ये पहुंच जाती है उन वीडियो, तो इस वीडियो का जो उद्देश्य है बनाने का, वो हमारा उद्देश्य कंप्लीट हो जाएगा। और अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए आप चैनल को आगे बढ़ाएं, और आपका कोई नुकसान नहीं है अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आप देखेंगे कि कितनी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, और कितना मटेरियल इसमें आपके लिए यहाँ पर तैयार किया गया है। अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ यहाँ पर इंक्रीज होना चाहिए या कुछ आपके अकॉर्डिंग बदलाव होना चाहिए, तो आप उसका सजेशन जरूर दें। यू आर मोस्ट वेलकम। और आपके लिए कमेंट बॉक्स है, और ये सभी नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट इन नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को, मानते हुए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे, यहाँ हम देखेंगे आखिर लाभ लागत मात्रा लाभ विश्लेषण है क्या। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी लागत मात्रा लाभ विश्लेषण की। तो देखिए, कोई भी व्यवसाय हो, कोई भी व्यवसायिक उपक्रम हो, कोई भी बिजनेस हो, उसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य जो होता है, जो उसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है किसी भी बिजनेस का, वो होता है अपने लाभों को अधिकतम करना। कोई भी बिजनेस हो, वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा कि आखिर मेरे लाभ किस तरह से अधिकतम किए जाएं। तो पहला काम उसका होता है लाभों को अधिकतम करना। तो लाभों को अधिकतम करना क्या होता है? हर बिजनेस का उद्देश्य होता है। और लाभ की जो राशि होती है, जो लाभ की राशि होती है, वह उत्पादन की मात्रा और उत्पादन की लागत, इन दोनों से ही प्रभावित होती है। जो भी लाभ की मात्रा होगी वो दो चीजों से प्रभावित होती है। किस किस से? एक तो उत्पादन की मात्रा क्या है, और जो आप उत्पादन कर रहे हो उसकी लागत क्या है। तो इन दोनों से प्रभावित होती है आपकी लाभ की राशि। कि लाभ कितना होगा, ये डिपेंड करेगा आपके उत्पादन पर और उत्पादन की लागत पर। तो ये जो तीन है, जिनकी हम तीनों की यहाँ बात करें, किस किस तीन की बात करें हम? एक तो उत्पादन की लागत, उत्पादन की मात्रा और लाभ की राशि, इन तीनों की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो इनके मध्य में जो संबंध का अध्ययन है, जो इनके बीच में क्या रिलेशन है, उसका अध्ययन करना, उसकी स्टडी करना ही क्या कहलाता है? लागत लाभ, लागत मात्रा लाभ विश्लेषण कहलाता है। तो लागत मात्रा लाभ विश्लेषण क्या होता है? लाभ मात और उत्पादन की मात्रा और उत्पादन की लागत, तीनों का अध्ययन करना, इनका संबंध बताना कि इनमें आखिर संबंध क्या है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है लागत मात्रा लाभ विश्लेषण। ये क्लियर है बात? अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात,
लागत मात्रा लाभ विश्लेषण की जो सीमांत लागत की धारणा है वो एक विस्तार है। लागत मात्रा लाभ विश्लेषण की जो सीमांत लागत, जो इसमें सीमांत लागत की बातें होंगी वो क्या है, वो लागत की धारणा का ही एक विस्तार है। आगे बात करेंगे उसकी। लागत मात्रा विश्लेषण सीमांत लागत का ही, सीमांत लागत की अगर आप अवधारणा की बात करेंगे तो उसका एक विस्तार क्या है, उसका सीमांत लागत का एक विस्तार है लागत मात्रा लाभ विश्लेषण। ठीक है, जिससे उत्पादन की लागत क्या हो जाती है, स्थिर तथा परिवर्तनशील में विभाजित की जाती है। किससे, सीमांत लागत से। तो सीमांत लागत में आप क्या करते हैं कि जो भी लागत होती है उसको आप स्थिर में, उसको कहेंगे कि स्थिर लागत में और परिवर्तनशील लागत में विभाजित कर देते हैं। किसमें, सीमांत लागत में। लागत में विभाजित किया जाता है और एक निश्चित सीमा तक स्थिर लागत की कुल राशि समान और स्थिर रहती है, और इसके कारण उत्पादन की मात्रा बढ़ने के साथ उत्पादन की लागत में कमी होती जाती है और लाभ की राशि बढ़ती जाती है। लागत मात्रा लाभ संबंध के संक्षेप में निम्न प्रकार रखा जा सकता है। अब इसके संबंध में कुछ संक्षेप है, इसको थोड़ी सी कुछ इसके बारे में बातें जरूर देख लेते हैं। तो यहाँ तक हमने क्या सीखा, यहाँ तक हमने सीखा कि आखिर हमारा यहाँ पर इसकी बात हो रही है लागत, किसकी बात हो रही है, लागत मात्रा, लागत मात्रा लाभ विश्लेषण। ठीक है, लाभ विश्लेषण। तो ये क्या है, ये है कि लाभ की राशि किससे संबंधित होती है, माल की लागत से, उत्पादन की लागत से और उत्पादन की मात्रा से। और इसी को अगर थोड़ा और बढ़ा दे तो बात आ जाती है सीमांत लागत की। सीमांत लागत में क्या होता है कि जो लागतें होती है उसको दो जगह बांटते हैं, स्थिर लागतें होती हैं, परिवर्तनशील लागतें होती हैं। और इसके बारे में और गहन अध्ययन के लिए कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं, जिनका यहाँ पर पता चलेगा हमें कि किस तरह से लागत मात्रा लाभ जो विश्लेषण है इनमें क्या क्या संबंध होता है, इन पॉइंट से और क्लियर होगा। जैसे पहला देख लेते हैं यहाँ पर, फर्स्ट में क्या कहा गया है, फर्स्ट में यहाँ पर बतलाया गया है उत्पादन की मात्रा और उत्पादन की लागत, इन दोनों में ऋणात्मक संबंध होता है। ये आपको याद रखना है। किसमें ऋणात्मक संबंध होता है, उत्पादन की मात्रा और उत्पादन की लागत, ऋणात्मक संबंध होता है। ऋणात्मक संबंध कैसा होता है, अर्थात उत्पादन की मात्रा बढ़ने पर, अगर आप उत्पादन की मात्रा बढ़ाएंगे, आप प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं, तो जो प्रति इकाई लागत होगी वो कम आएगी। तो इसलिए क्या हो रहा है, ऋणात्मक। यहाँ देखना, यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये मत सोचना कि जैसे उत्पादन बढ़ेगा तो यहाँ पर उत्पादन की लागत कम होगी। कम कैसे होगी, ऋणात्मक संबंध क्या हुआ, लागत तो और बढ़ेगी नहीं। ये ध्यान रखना, आपको प्रति इकाई लागत की बात हो रही है। तो प्रति इकाई लागत की कम होने की संभावना संभावना रहती है। जैसे आप क्या कर रहे थे भाई, पहले क्या था, आप प्रोडक्शन कर रहे थे, 100 यूनिट बना रहे थे और 100 यूनिट में आपकी 500 रुपए का खर्चा आ रहा था। अब आप क्या करेंगे, यूनिट को थोड़ा और बढ़ा दीजिए, अब यूनिट को 100 से क्या कर दीजिए, 250 कर दीजिए। तो अब कितना खर्चा आएगा, एक यूनिट कितने की आएगी, अब एक यूनिट आएगी आपकी 2 रुपए की बन के तैयार होगी। पहले 100 बन रही थी तो एक यूनिट कितने में तैयार हो रही थी, एक यूनिट आपकी तैयार हो रही थी 5 रुपए में। तो इससे क्या होता है, जैसे जैसे आपकी उत्पादन की मात्रा बढ़ती है तो उत्पादन की लागत कम होती जाती है। इसको बोलते हैं ऋणात्मक संबंध। तो ऋणात्मक संबंध किस किस के बीच में होता है, उत्पादन की लागत और उत्पादन की मात्रा, दोनों में ऋणात्मक संबंध होता है। दूसरी बात, उत्पादन की लागत और लाभ की मात्रा में भी ऋणात्मक संबंध होता है। एक तो उत्पादन की लागत और लाभ की मात्रा में भी ऋणात्मक संबंध होता है। इसका मतलब कि उत्पादन की लागत कम होने पर लाभ की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे खर्चा कम होगा तो लाभ बढ़ जाएगा, तो ये भी ऋणात्मक संबंध होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, किस किस में, लागत में और लाभ में, दोनों में कैसा संबंध होता है, ऋणात्मक। अगर लाभ बढ़ेगा तो लागत कम होगी और लागत कम आ रही है तभी तो लाभ बढ़ रहा है। उत्पादन की मात्रा और लाभ, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उत्पादन की मात्रा और लाभ की मात्रा में धनात्मक संबंध होता है। उत्पादन ज्यादा से ज्यादा करो तो आपका लाभ भी ज्यादा से ज्यादा होगा। इन दोनों में कैसा पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है,
धनात्मक संबंध होता है, अर्थात लाभ की मात्रा बढ़ने के साथ साथ लाभ मात्रा उत्पादन की मात्रा बढ़ने के साथ साथ लाभ की मात्रा भी बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद हमें देखना, अब ये जो पॉइंट थे, जिन जिन पॉइंट को हमने यहाँ देखा था किसमें क्या संबंध है, इन्हीं के आधार पर अब क्या लाभ लागत मात्रा लाभ विश्लेषण में कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। इन्हीं के आधार पर जो अभी हमने बातें करी, अब वो क्या क्या निष्कर्ष हो सकते हैं। नंबर वन, उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर उत्पादन की लागत क्या होगी। जितना उत्पादन के विभिन्न स्तर हैं, विभिन्न तरह के स्तर पर उत्पादन की लागत क्या होगी, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे किसमें, लागत मात्रा लाभ विश्लेषण में। उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर लाभ की राशि क्या होगी। जैसे जैसे तरह तरह के उत्पादन के विभिन्न स्तर होंगे तो उस पर लाभ की राशि कितनी होनी चाहिए, कितनी होगी। और लाभ की वांछित राशि के लिए उत्पादन के स्तर क्या होना चाहिए। अगर आप वांछित लाभ चाहते हैं, आप जो लाभ चाह रहे हैं उसके लिए आखिर उत्पादन किस स्तर पर होना चाहिए, कितना उत्पादन होना चाहिए, इन सब बातों का निष्कर्ष निकलेगा आपका लागत मात्रा लाभ विश्लेषण में। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले, तो यहाँ बातें करते, देखिए सबसे पहले यहाँ पर दो बातें क्या उल्लेखनीय है, क्या बातें महत्वपूर्ण है वो देखिए। यह उल्लेखनीय है कि एक तो लागत मात्रा लाभ विश्लेषण की धारणा दो तरह से प्रयोग की जाती है, दो अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। एक होगी संकुचित, और संकुचित अर्थ में देखें इसका कि संकुचित अर्थ क्या है, तो इसका मतलब होता है कि सम विच्छेद बिंदु को ज्ञात करना। ये संकुचित में क्या होता है, केवल सम विच्छेद बिंदु को ज्ञात करना, अर्थात उत्पादन का प्रोडक्शन का वह बिंदु ज्ञात कर लो जिस पर कुल लागत कुल विक्रय के मूल्य के बराबर होती है। जितनी लागत आ रही है उतना ही विक्रय मूल्य होगा, ऐसा एक बिंदु ज्ञात करना। वो हो उस वो किस में आता है आपका, वो किस विश्लेषण में आता है, लागत मात्रा लाभ विश्लेषण में। तो संकुचित अर्थ तो ये है कि संकुचित अर्थ में क्या होता है, लागत मात्रा लाभ विश्लेषण में कि जो आपका सम विच्छेद बिंदु है उसको ज्ञात किया जाता है, और ये एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर उत्पादन की लागत बराबर होती है जो विक्रय मूल्य है आपके उत्पादन का उसके बराबर। ये कैसा बिंदु होगा, ना तो इस बिंदु पर यदि लाभ नहीं होता है तो हानि भी नहीं होती है। ये एक ऐसा बिंदु होता है जिसपे अगर लाभ नहीं हो रहा तो हानि भी आपको नहीं होती है। तो ये तो हुआ संकुचित अर्थ। संकुचित अर्थ क्या था कि लागत मात्रा लाभ विश्लेषण में लागत मात्रा लाभ विश्लेषण का अर्थ है कि सम विच्छेद बिंदु ज्ञात करना, ऐसा बिंदु ज्ञात करना जिस पर ना आपका लाभ हो और ना ही आपको हानि हो, मतलब कुल लागत बराबर होनी चाहिए कुल विक्रय मूल्य के। एक बात, अब चलते हैं विस्तृत, इसका जो विस्तृत रूप है उस पर चलते हैं। तो विस्तृत अर्थ में देखें कि लागत मात्रा लाभ विश्लेषण क्या होता है, तो जो प्रबंधकीय लेखांकन की एक तकनीक है उसके रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। लागत मात्रा लाभ विश्लेषण क्या है, विस्तृत रूप में देखें तो ये प्रबंध जो होता है उसकी एक टेक्निक होती है, एक उसकी तकनीक होती है। और ये तकनीक किस काम आती है, उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर लागत लाभ लागत और विक्रय मूल्य का निर्धारण करना और उनके बीच में संबंध स्थापित करना कि आखिर उनके बीच में संबंध है क्या। वैसे सामान्य अगर जनरली बात करें कि तो जो आपका समविच्छेद विश्लेषण होता है, समविच्छेद विश्लेषण को भी लागत मात्रा लाभ विश्लेषण का पर्यायवाची मानते हैं। कि अगर आप समविच्छेद बिंदु निकाल रहे हैं तो आप समझिए कि आप कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, आप किस चीज की स्टडी कर रहे हैं, वो किस चीज का अध्ययन कर रहे हैं, आप लागत मात्रा लाभ विश्लेषण का ही अध्ययन कर रहे हैं। अगर समविच्छेद बिंदु का अध्ययन कर रहे हैं तो दोनों का अध्ययन एक ही बात है, उनको पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्योंकि लागत मात्रा लाभ विश्लेषण का महत्वपूर्ण घटक जो होता है वो होता है सम विच्छेद विश्लेषण। अगर आप विच्छेद विश्लेषण कर रहे हैं, सम विच्छेद का विश्लेषण कर रहे हैं, तो समझिए आप लागत मात्रा लाभ विश्लेषण कर रहे हैं, और ये होता क्या है, प्रबंध की तकनीक।
तो यहाँ पर हमने क्या बात करी, हमने यहाँ दो मीनिंग देखे, एक संकुचित अर्थ देखा और एक व्यापक देखा। संकुचित अर्थ में लागत मात्रा लाभ अनुपात क्या है, सम विच्छेद बिंदु ज्ञात करना, ऐसा बिंदु ज्ञात करना जहां पर ना ही हानि हो और ना ही आपको लाभ हो। दूसरा, जो आपका विस्तृत था, इसमें क्या था कि सम विच्छेद का विश्लेषण करना, और ये क्या होती है, प्रबंध की तकनीक होती है, और इसका ये पर्यायवाची होता है लागत मात्रा लाभ विश्लेषण का ही ये पर्यायवाची होता है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आखिर लागत मात्रा लाभ विश्लेषण जो है इसका महत्व क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं। क्या इसके उद्देश्य हैं, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है महत्व क्या है और उद्देश्य क्या है किसके, लागत मात्रा लाभ विश्लेषण के। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, पहली बात तो ये क्या है, ये एक उपकरण है, एक टेक्निक है किसकी, प्रबंधकीय निर्णय की। जो जो आपका मैनेजरल डिसीजन है उसका क्या है, एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जिसमें प्रबंधकीय नियोजन और नियंत्रण की प्रक्रिया में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। अगर आपको इसके महत्व समझना है तो कुछ बिंदु हैं, उनका चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि पहला क्या कहता है, हमारा पहला बिंदु कहता है, पहला इसका क्या है महत्व, कि लोचदार बजट की व्यवस्था, सेटिंग अप फ्लेक्सिबल बजट। यह विश्लेषण लोचदार, अगर आप किसका विश्लेषण कर रहे हैं, लागत मात्रा लाभ विश्लेषण कर रहे हैं, तो इसके करने से क्या होता है, इसके करने से आपका जो लोचदार बजट बनाने में सहायक होता है, ये सहायता करता है। अगर आप लोचदार बजट बना रहे हैं तो लोचदार बजट में आपकी हेल्प कौन करेगा, लागत 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 मात्रा लाभ विश्लेषण, ये किसमें मदद करेगा आपकी, ये आपकी मदद करेगा किसमें, लोचदार बजट बनाने में सहायता करेगा। मतलब कहने का ये है कि उत्पादन के जो अलग अलग स्तर होंगे उसकी बिक्री की राशि और लागत की प्रवृत्ति क्या होगी, ये आपको पहले से ही बता देगा। इसकी उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर बिक्री की राशि क्या होगी और लागत की प्रवृत्ति क्या होगी, ये आपको पहले ही बता देता है कौन, लागत मात्रा लाभ विश्लेषण। दूसरा इसका महत्व है, दूसरा उद्देश्य क्या होता है, सम विच्छेद बिंदु का निर्धारण करना। लागत मात्रा लाभ विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, सम विच्छेद बिंदु को ज्ञात करना, अर्थात मात्रा का उत्पादन की वह मात्रा ज्ञात करना जिस पर न आपको लाभ हो और न आपको हानि हो, ये इसका महत्व है, ये इसका उद्देश्य है। और तीसरा है इसका लाभ नियोजन करना, प्रॉफिट प्लानिंग करना। मतलब लाभ विश्लेषण लाभ नियोजन में भी उपयोगी होता है। अगर आप नियोजन में भी ये उपयोगी होगा विश्लेषण, क्योंकि इसके आधार पर जहां एक और तो उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर लाभ की गणना कर सकते हैं, और वहीं दूसरी ओर वांछित लाभ के लिए बिक्री और उत्पादन की मात्रा का निर्धारण भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हैं आपके बिंदु जिससे हमें पता चल रहा है कि आखिर इसका महत्व क्या है और क्यों हम क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, फोर्थ देखते हैं, विकल्पों के मध्य निर्णय, डिसीजन रिलेटिंग ऑफ सिलेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव। जो ऑल्टरनेटिव होंगे उनको सेलेक्ट करने का डिसीजन, यह विश्लेषण प्रबंध के समक्ष विभिन्न वैकल्प प्रस्तावों के संबंध में निर्णय लेने में सहायता करता है। प्रबंध इसमें जब निर्णय लेना चाहता है कि आखिर उत्पादन कितना किया जाए ताकि लाभ मेरा जो अनुमानित है वो हो, तो उसके विकल्प जो होंगे तो उस विकल्प में से बेस्ट कौन चुनना है उसमें भी ये हेल्प करता है प्रबंध की। ठीक है, वो कैसे करेगा, जैसे इसके लिए कुछ पॉइंट देखते हैं, जैसे कौन सा उत्पाद अधिक अधिक लाभ देगा, अधिक लाभप्रद कौन सा होगा, कौन सा उत्पादन कौन सा प्रोडक्ट बनाए जिससे लाभ ज्यादा होगा, या कौन सा कम होगा। प्रबंध इसकी हेल्प से ये देख लेगा कि मैं कौन सा बनाऊं जिसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा, कौन से कम प्रॉफिट हो रहा है।
क्या संस्था एक निश्चित मूल्य पर अतिरिक्त वस्तुओं की पूर्ति का प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए और नहीं? अतिरिक्त पूर्ति का जो प्रस्ताव मिल रहा है उसको स्वीकार करना चाहिए या नहीं? इसके लिए हेल्प कौन करेगा आपका? आपका यही विश्लेषण। उत्पादन या विक्रय मिश्रण की अनुकूलतम स्थिति क्या होगी और जिससे लाभ अधिकतम हो? यदि उत्पादन क्षमता की सीमाएं हैं तो किस उत्पादन को बनाया जाए, उसको खरीदा जाए या बनाया जाए? आप किसी उत्पादन को अगर बनाना चाह रहे हैं, किसी की आपकी क्षमताएं तो हैं बनाने की, लेकिन आप उसमें ये भी देखेंगे कि वो बनाया जाए या खरीदा जाए, कौन सा सस्ता होगा। तो वो सब किससे पता चलेगा आपको? लाभ मात्रा, आपका लागत मात्रा लाभ विश्लेषण से इन चीजों का पता चल जाता है। और कौन कौन से पॉइंट है जिससे पता चलेगा इसका महत्व क्या है? तो नेक्स्ट है आपका नियंत्रण के लिए निष्पादन मूल्य। यह विश्लेषण प्रबंधकीय नियंत्रण की दृष्टि से निष्पादन मूल्यांकन में भी सहायता करता है। वास्तविक लागतों और अर्जित लागतों के आधार पर विश्लेषण भी हो पाता है। मतलब आपकी वास्तविक लागत क्या है और आपके अर्जित लाभ क्या हैं, उनके आधार पर भी विश्लेषण हो जाता है कि लाभ पर प्रभाव डालने में उत्पादन की मात्रा और अन्य घटक की क्या स्थिति रहती है। मूल्य निर्धारण करने में भी ये सहायक होता है। इस विश्लेषण के आधार पर उत्पादन के मूल्य निर्धारण में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है, क्योंकि मूल्य घटने या बढ़ने से उत्पादन की मात्रा, लागत और लाभ पर पड़ने वाले प्रभावों को पहले से ही समझा जा सकता है यदि आप क्या कर रहे हैं, यदि आप लागत मात्रा लाभ विश्लेषण कर रहे हैं। ऊपरी व्यय को आवंटन, जो आपके ऊपरी व्यय हैं, ये उनके स्तर पर ऊपरी व्यय का आवंटन में भी सहायता होता है, क्योंकि पहले से निर्धारित ऊपरी व्यय की दरें उत्पादन की एक निश्चित मात्रा से संबंधित होती हैं। लागतों में परिवर्तन के प्रभाव का विश्लेषण, व्यवहार में स्थिर लागत, सामग्री के मूल्य, मजदूरी की दरें, ऊपरी व्यय इत्यादि में परिवर्तन होते रहते हैं। लागत मात्रा लाभ विश्लेषण में इन परिवर्तनों के प्रभाव की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। संक्षेप में किसी भी व्यवसाय में लाभ नियोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विश्लेषण लागत मात्रा लाभ विश्लेषण ही है। इसके बिना आप कोई भी संक्षेप में भी कहें तो व्यवसाय में लाभ नियोजन का जो सबसे अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण विश्लेषण होता है, किसका? लाभ नियोजन का। सबसे अच्छा, अगर आप लाभ नियोजन का लाभ नियोजन का क्या करना चाह रहे हैं? विश्लेषण करना चाह रहे हैं। लाभ नियोजन का विश्लेषण करना चाह रहे हैं तो सबसे उपयुक्त जो विश्लेषण होगा वो होगा आपका उत्पादन लागत मात्रा लागत मात्रा लाभ विश्लेषण। ठीक है, यही सबसे अच्छा विश्लेषण माना जाता है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आखिर सम विच्छेद बिंदु होता क्या है। अब आगे देखते हैं इसका मेन बात क्या थी, सम विच्छेद बिंदु। और इसकी ये भी पूछ ली जाती है कि आपको क्या सही दिखाई दे रहा है? मैं आगे तो नहीं आ रहा हूँ, सही आपको सही दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इसके, एक तो इसका मीनिंग, वैसे मीनिंग तो आप समझ गए हैं, और दूसरा यहाँ पर साथ में आपको देखना है कि किसने इसके बारे में क्या कहा है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। जैसे अगर समविच्छेद बिंदु की बात करें तो ये क्या है? ये बिंदु की उत्पादन या बिक्री का वह बिंदु होता है। समविच्छेद बिंदु कौन सा बिंदु होगा? वह बिंदु होगा उत्पादन का या बिक्री का जिस पर फर्म को न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। इसे अलाभ बिंदु भी कहते हैं और नो प्रॉफिट पॉइंट भी कहते हैं, या शून्य हानि बिंदु भी कहते हैं, मतलब जीरो लॉस पॉइंट भी कहते हैं। ये सभी नाम आपको याद रखने हैं। कुछ इसकी परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं को भी देख लेते हैं। जैसे चार्ल्स टी हार्गेन के अनुसार इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि समविच्छेद बिंदु की बिक्री की मात्रा का वह बिंदु है जिस पर कुल आगम और कुल व्यय बराबर होते हैं। इसका मतलब इसे शून्य लाभ शून्य हानि बिंदु भी कहा जाता है। ये किसने कहा था? इसको आपको याद रखना है। ये किसका कथन है? ये कथन है चार्ल्स टी
हार ग्रेन के अनुसार। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी पूछ लिए जाते हैं कि ये कथन किसका है, जिसने कहा है कि बिक्री की मात्रा का वह बिंदु जिस पर कुल आगम कुल व्यय के बराबर हो जाता है, बताओ ये कथन किसका है। तो आपको याद रखना है, यह है चार्ल्स टी हार्नग्रेन का। केलर एंड फेरेरा को देखें। अगर हम बात करें यहाँ केलर एवं फरेरा के अनुसार देखें, तो समविच्छेद बिंदु क्या होता है, किसी कंपनी अथवा कंपनी की किसी इकाई का समविच्छेद बिंदु विक्रय का आय का विक्रय आय का वह स्तर है। क्या है ये, विक्रय आय का, सेल का मतलब वह स्तर है, ये वह बिंदु है जिस पर स्थिर तथा परिवर्तनशील लागतों का योग बराबर होता है। जहां पर स्थिर और परिवर्तनशील लागतों का योग बराबर होता है। तो ये किसने कहा है कि समविच्छेद बिंदु वह बिंदु है जिस पर फर्म के स्थिर और परिवर्तनशील लागतों का मूल्य बराबर होता है। तो आप कहेंगे केलर एवं फरेरा के अनुसार ये कहा गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आखिर कि समविच्छेद बिंदु को कुल मिलाकर हम आखिर इसको कह क्या सकते हैं। तो कुल मिलाकर समविच्छेद बिंदु वह बिंदु है जिस पर निम्न विशेषताएं मिलती हैं। आखिर इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिस पर जो इस पर मिलती हैं, तो क्या क्या होंगी। नंबर वन, तो नंबर वन, फर्म न लाभ होगी, न लाभ न हानि की स्थिति में होती है फर्म। पहली बात, समविच्छेद बिंदु कैसा बिंदु है जिस पर फर्म न लाभ न हानि की स्थिति में होती है। और नंबर टू की बात करें यहाँ पर, तो फर्म की जो कुल आगम होगी वो कुल लागत के बराबर होती है। जो कुल आगम होगी, आगम मतलब कुल जो सेल होगी वो कुल लागत के बराबर होगी। और दूसरा जो अंशदान की राशि है, अब आप कहेंगे अंशदान क्या है। अंशदान क्या है, ये है बिक्री में से अगर परिवर्तनशील को माइनस कर देते हैं। आगे हम इनके सबके फॉर्मूले देखेंगे, क्योंकि फॉर्मूले भी इसके पूछे जाते हैं ऑप्शन में। तो अंशदान की राशि मतलब बिक्री माइनस परिवर्तनशील लागत। फिलहाल आप ब्रैकेट को छोड़ दीजिए, बस ये देखिए कि जो अंशदान की राशि है वो स्थिर लागत के बराबर होती है। ठीक है, तो ये तीनों बात याद रखने हैं। समविच्छेद बिंदु क्या है, एक ऐसा बिंदु जहां ना लाभ है ना हानि है, मतलब जहां कुल आगम कुल लागत के बराबर होती है। और तीसरी बात कि जो अंशदान की राशि होती है वह स्थिर लागत के बराबर हो जाती है। ये बातें आपको तीनों याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आखिर समविच्छेद बिंदु की इन विशेषताओं के कारण इसे क्या कहा जा सकता है। क्या कहा जाता है, इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कहा जाता है, या इसको बैलेंसिंग पॉइंट भी कहते हैं, या इसको क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं। ये इसके सब नाम हैं, तो इसके नाम भी आपको याद रखने हैं। तो अब समविच्छेद बिंदु का अर्थ यह भी है कि इस बिंदु पर ऊपर या नीचे कुल लागत और कुल बिक्री के बराबर का बिंदु हट जाता है। यह समविच्छेद बिंदु से अधिक बिक्री होती है तो फर्म की लाभ की स्थिति में होगी। और यदि फर्म की बिक्री समविच्छेद बिंदु के कम होती है तो वह हानि की स्थिति रहती है। मतलब एक ऐसा बिंदु, ये बता दिया गया है कि ये क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट। अगर आप यहाँ तक सेल कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इससे ऊपर जाते हैं और इससे ज्यादा सेल करते हैं तो क्या होगा। तो यहाँ पर फर्म किस स्थिति में होगी, जहां पर अधिक लाभ होगा, जहां पर लाभ अधिक होगा। लेकिन अगर आप इससे नीचे जाते हैं, इससे नीचे आप सेल करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको हानि होगी। तो ये एक ऐसी लाइन हो जाती है, ये एक ऐसी सीमा हो जाती है कि इससे ऊपर जाओगे तो अच्छा है, लेकिन नीचे जाओगे तो वो फर्म के लिए अच्छा नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसकी सम विच्छेद की क्या क्या विशेषताएं की मान्यताएं हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे समविच्छेद विश्लेषण की आखिर मान्यताएं क्या हैं। अब हमें यहाँ पर मान्यताएं देखना है। तो इसकी मान्यताएं क्या हैं, स्थिर और परिवर्तनशील लागतें समविच्छेद विश्लेषण की आधारभूत मान्यता यह है कि लागत के सभी तत्वों को दो वर्गों में, अर्थात ये किसको करता है, एक तो सभी को स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में विभाजित किया जा सकता है। अगर आप समविच्छेद बिंदु की बात करें तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपकी लागत है उनको आप स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत दो जगह डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये मान्यताएं हैं। दूसरी मान्यता क्या है, इसकी दूसरी मान्यता है कि परिवर्तनशील लागत की अनुपातिकता। यह माना जाता है कि उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर प्रति इकाई
परिवर्तनशील लागत स्थिर लागत रहती है, अर्थात यह लागत उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर आनुपातिक रूप में परिवर्तित हो जाती है। ये क्या है दोनों? ये मान्यताएं हैं। ठीक है, किसकी मान्यताएं हैं? ये आपके समविच्छेद बिंदु की। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे स्थिर लागत की निश्चितता शून्य। उत्पादन को लेकर उत्पादकता क्षमता तक किसी भी मात्रा में उत्पादन करने पर स्थिर लागत की कुल राशि एक निश्चित और अपरिवर्तित रहती है। विक्रय मूल्य की स्थिरता देखें तो यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रति इकाई विक्रय मूल्य एक समान रहता है, अर्थात होता क्या है कि वस्तु की जो पूर्ति के घटने या बढ़ने पर बाजार में विक्रय मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लागतों का रेखीय व्यवहार देखें तो लागतों का व्यवहार रेखीय होता है, अर्थात लागत समंको और रेखा चित्र को प्रदर्शित करने में एक सीधी रेखा बनाती है। तकनीकी स्थिरता होती है, स्कंद में महत्वहीन भूमिका होती है और समान मूल्यों की में स्थिरता होती है। तो स्थिरता होती है और आगे आपका उत्पादन मिश्रण की स्थिरता होती है और मात्रा और लागत का संबंध भी समविच्छेद विश्लेषण की एक महत्वपूर्ण मान्यता है। उत्पादन की मात्रा ही ऐसा घटक है जो लागत को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर ये तो हुए आपके इसके आपकी यहाँ पर ये होगी इसकी मान्यताएं, और अब देखते हैं इसकी सीमाएं क्या क्या हैं। समविच्छेद की विश्लेषण की क्या क्या सीमाएं हैं? तो समविच्छेद विश्लेषण अनेक मान्यताओं पर आधारित है, लेकिन व्यवहार में अनेक मान्यताओं के पूर्ण सही न होने पर इसके विश्लेषण की उपयोगिता सीमित हो जाती है। और समविच्छेद विश्लेषण की मुख्य सीमाएं निम्न प्रकार भी हैं, कुछ इसकी सीमाएं भी हैं, मतलब जो ये नहीं कर सकता, लिमिटेशन इसकी। तो स्थिर एवं परिवर्तनशील लागतों में विभाजन, सभी लागतों को स्थिर और परिवर्तनशील लागतों में विभाजित करना कठिन हो जाता है। पहली इसकी क्या सीमाएं, मतलब वास्तविकता यह है कि व्यवहारिक जीवन में न तो कोई लागत पूरी तरह से स्थायी होती है और न ही पूरी तरह से क्या होती है, लागत परिवर्तनशील होती है। ठीक है। दूसरी इसकी उत्पादन लागत पर अन्य अवधि के प्रभाव, किसी अन्य विशेष किसी लागत पर पूरी तरह से उसी अवधि के उत्पादन की निर्धारित नहीं होती है। उस पर अनेक घटक होते हैं, जैसे मशीन की क्षमता, मशीन की कुशलता, लागत का नियंत्रण की प्रभावशीलता, प्रबंधकीय नीतियां आदि, इन सब का इस पर प्रभाव पड़ता है। लागत की रेखीय व्यवहार होने की सीमा है, अधिकतम और अनुकूलतम उत्पादन हो सकता है। ये सब क्या है, इसकी सीमाएं हैं। उत्पादन और विक्रय की बराबरी जरूरी नहीं है कि इनकी दोनों की बराबरी हो, कि उत्पादन और विक्रय दोनों बराबर ही हो, और विक्रय मिश्रण में भी परिवर्तन हो सकता है। ये सब क्या है, इसकी सीमाएं हैं। विनियोजित पूंजी की उपेक्षा होती है और स्थितिक स्वरूप होता है इसका, अल्पकालीन उपयोग होता है इसका, दीर्घकालीन उपयोग नहीं होता, और पूर्ण प्रयोगता में न होने की सीमा, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता नहीं होती, यह भी एक इसकी सीमा है। तो ये तो हुई इसकी समविच्छेद की सीमाएं। अब इसके विश्लेषण, तो इसका प्रयोग क्या कहाँ कहाँ होता है? समविच्छेद बिंदु की गणना करने में इसका प्रयोग होता है, और विक्रय के विभिन्न स्तरों का लाभ गणना, कि किस किस स्तर पर कितना कितना लाभ होगा, और वांछित लाभ की बिक्री ज्ञात करना, और एक निश्चित समविच्छेद बिंदु पर प्रति इकाई या विक्रय मूल्य का ज्ञात करना, और सुरक्षा सीमा ज्ञात करना। ये क्या है, इसके सब इसके प्रयोग हैं। उसके बाद देखते हैं कि इसकी स्थिर और परिवर्तनशील लागतों को समविच्छेद बिंदु और बिक्री पर पड़ने वाले प्रभाव का अनुमान लगाना, और प्रस्तावित व्यय पूरा करने के लिए आवश्यक विक्रय की गणना करना, बनाव अथवा क्रय निर्णय या अनुकूलतम मिश्रण निर्धारित करना, या क्षमता परिवर्तन का निर्णय करना। ये सब क्या थे? ये सब थे इसके प्रयोग, के कहाँ कहाँ प्रयोग हो सकते हैं। मतलब किसी प्रोडक्ट को बनाया जाए या खरीदा जाए, इस चीज के निर्णय में भी ये सहायता आपकी करता है। तो अब देखेंगे यहाँ पर हम फाइनली कि समविच्छेद बिंदु की आखिर गणना कैसे की जाती है। तो समविच्छेद विश्लेषण की 3 विधियां हैं, तो ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखनी है। समविच्छेद विश्लेषण की 3 विधियां कौन कौन सी हैं? समीकरण विधि, अंशदान विधि, और समविच्छेद चार्ट विधि। इसमें जो अंशदान विधि है वो सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे उपयोगी है, और इसी के आधार पर हम
सम विच्छेद विश्लेषण के विभिन्न प्रयोगों को स्पष्ट यहाँ पर अब करेंगे कि किस किस तरह से आप कंप्यूटेशन कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो यदि हम सम विच्छेद की गणना करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास दो उपकरण होंगे। पहला होगा अंशदान और दूसरा होगा लाभ मात्रा अनुपात। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर अंशदान या दत्तांश, और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन की अगर यहाँ पर बात करें ये क्या होता है, देखिए अंशदान का अर्थ होता है, अंशदान का जो अर्थ होता है, अंशदान का अर्थ होता है आपका विक्रय एवं विक्रय परिवर्तनशील लागत का। अंशदान का क्या आशय है, एक तो विक्रय मतलब सेल, और जो सेल की परिवर्तनशील लागत है उसके अंतर से। इन दोनों के अंतर को क्या कहते हैं, इन दोनों के अंतर को कहते हैं आपका कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्या हुआ, अगर इसके हम फॉर्मूला बेस में लिखे तो इसको क्या लिख देंगे, सी कंट्रीब्यूशन। सी कंट्रीब्यूशन मीन्स क्या हो जाएगा, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, सेल माइनस परिवर्तनशील लागत मतलब वेरिएबल कॉस्ट। तो इसको हम शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन क्या है, सेल और परिवर्तनशील लागत का अंतर। या यूं कह सकते हैं इसको दूसरे शब्दों में, और क्या कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बिक्री की राशि का आधिक्य परिवर्तनशील लागत पर बिक्री की राशि का आधिक्य, मतलब बिक्री कितनी ज्यादा है वेरिएबल कॉस्ट से, वह होता है आपका अंशदान। और इसका और नाम क्या होता है, इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी इसको कह देते हैं, ग्रॉस मार्जिन भी इसको कह देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जितना अंतर होता है आपका वेरिएबल और सेल का, वो क्या होता है आपका कंट्रीब्यूशन कह होता है। जैसे अगर मान लें यहाँ पर किसी उत्पादन का विक्रय मूल्य 20 रुपए प्रति इकाई है, कोई वस्तु है उसको आप कैसे बेच रहे हैं, एक वस्तु वो कितने की बिक रही है, 20 रुपए की, और उसकी जो परिवर्तनशील लागत है वो है 16 रुपए की प्रति इकाई। तो इसका अंशदान कितना होगा, 20 माइनस 16 मतलब 4 रुपए प्रति इकाई होगा। और अगर रुपए की बात करें, ये तो होगी प्रति इकाई। अगर हम टोटल अमाउंट की बात करें तो जो भी बिक्री है, जैसे मान लेते हैं बिक्री है 50,000 और परिवर्तनशील लागत जो है वो है 30,000, तो 50,000 माइनस 30,000 ये क्या होगा, 20,000, ये होगा आपका कंट्रीब्यूशन। तो आपको याद रखना है कंट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला होता है, कंट्रीब्यूशन होता है कंट्रीब्यूशन होता है आपका सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंशदान की अंशदान की धारणा प्रबंध के निर्णयों की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण और उपयोगी धारणा है, क्योंकि इसके आधार पर निम्न गणनाओं में प्रबंध को सहायता मिलती है। अब ये जो आपका कंट्रीब्यूशन है मतलब अंशदान, ये बहुत जरूरी है किसके लिए, प्रबंध के लिए। प्रबंध के लिए बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर प्रबंध इन चीजों को ज्ञात करना चाहता है तो उसको अंशदान की जरूरत होती है। वो कौन कौन सी चीजें हैं जो उसको ज्ञात करनी है, एक तो समविच्छेद बिंदु। अगर समविच्छेद बिंदु का प्रबंध निर्धारण करना चाह रहा है तो उसके लिए किसकी जरूरत होगी, अंशदान की। अगर विक्रय मूल्य का निर्धारण करना है तो अंशदान की जरूरत होगी। और यदि इसके साथ साथ यदि प्रबंध चाह रहा है उत्पाद खरीदो या बनाओ, यह निर्णय लेना चाह रहा है कि जो मैं उत्पाद है जिसका मुझे ऑर्डर मिला है उसको मैं खरीद के ऑर्डर की पूर्ति करूं या बनाऊं, तो इसके लिए भी किसकी जरूरत पड़ती है, इसके लिए भी आपका अंशदान की जरूरत पड़ती है। उत्पादन के विभिन्न विकल्पों में से जो आपके उत्पादन के विकल्प हैं, उनमें से कौन सा श्रेष्ठ श्रेष्ठ है, कौन सा उत्पादन करना चाहिए, उसका चयन करना है, तो उसके लिए भी अंशदान की अवधारणा की जरूरत होती है। दूसरा होता है यहाँ पर आपका कि यहाँ के आपका अधिक लाभ अधिकतम, यहाँ पर अगर देखा जाए कि लाभ अधिकतम, एक सेकंड, ये रहा। अगर आप देखना चाह रहे हैं कि लाभ अधिकतम करने के लिए उत्पादकों का उचित मिश्रण क्या होगा, इन सब के लिए जरूरत होती है किसकी, अंशदान की।
ठीक है, इन सब के लिए अंशदान की जरूरत पड़ती है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इसके कुछ फॉर्मूलाज। तो टोटल कंट्रीब्यूशन, इसको क्या कहा जाता है? कुल अंशदान कहा जाता है। अंशदान की गणना निम्न प्रकार की जा सकती है। किस 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 प्रकार करेंगे? तो अंशदान की कुल कुल अंशदान की गणना कैसे करेंगे? नंबर वन आप कर सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है? सेल में से आप माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट, या इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? सी इजिकल टू एस माइनस वी, वी फॉर वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? और यहाँ पर साथ में और कैसे बता सकते हैं आप कि कंट्रीब्यूशन, देखिए कंट्रीब्यूशन हो सकता है सेल, सेल कैसे बनती है आपकी? फिक्स कॉस्ट और प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है आपका? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी हो सकता है। और साथ ही साथ आपका और क्या हो सकता है आपका कंट्रीब्यूशन? कंट्रीब्यूशन हो सकता है आपका सेल इन इनटू पीवी रेशो, प्रॉफिट वेरिएबल रेशो। तो ये सब किसके फॉर्मूले हैं? ये आपके कंट्रीब्यूशन के फॉर्मूले हैं। मतलब आप कंट्रीब्यूशन को बता सकते हैं कि सेल में से वेरिएबल कॉस्ट कम कर दीजिए, या आप इसका दूसरा फॉर्मूला बना सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है? फिक्स कॉस्ट होता है और प्लस प्रॉफिट होता है, और अगर यहाँ पर माइनस होता तो माइनस लॉस हो जाता। कंट्रीब्यूशन का और क्या फॉर्मूला हो सकता है आपका? इंटू सेल्स इंटू पी अपॉन वी रेशो, पीवी रेशो। ठीक है, पीवी रेशो ये भी होता है। तो ये तीनों फॉर्मूले इसके आपको याद रखने हैं कि कंट्रीब्यूशन कैसे। अगर प्रति इकाई अंशदान अंशदान की बात करें, पर यूनिट की बात हो, तो क्या करेंगे? तो वही होगा बिल्कुल सेम उसी की तरह। वहां सेल था, यहाँ हो जाएगा शेयर पर यूनिट। वहां वेरिएबल कॉस्ट था, तो यहाँ हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। मतलब इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, पहले क्या था? कंट्रीब्यूशन, और उसके लिए आपने क्या किया था? सेल, और उसमें से माइनस क्या किया था? वेरिएबल कॉस्ट। अब क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेल पर यूनिट, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा इससे, अगर पर यूनिट की बात होती है। मार्जिनल कॉस्ट के पर्यायवाची के रूप में मार्जिनल कॉस्ट शब्द का प्रयोग हो सकता है। वेरिएबल कॉस्ट की जगह आप मार्जिनल कॉस्ट भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और आपको दोनों दिए हुए हैं, कुल अंशदान भी दिया हुआ है और प्रति इकाई अंशदान भी दिया हुआ है। तो ऐसे में आपको प्रति इकाई ऐसे में आप क्या करेंगे? अंशदान की गणना सरल रहती है। किसके लिए? प्रति इकाई पर अंशदान की गणना वो इजी रहती है। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होगा? सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को करके देखते हैं हम। इसमें आपको दोनों तरह से बताया गया है। यहाँ पर पूछ रहा है कैलकुलेट कीजिए आप टोटल कंट्रीब्यूशन। अब आपको क्या निकालना है? यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है? टोटल कंट्रीब्यूशन। देखिए पहले देखते हैं कि टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे करेंगे हम। यहाँ पर देखिए आपको फाइंड करना है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन में आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे सेल्स, कि आपकी टोटल सेल्स कितनी है, और उसमें से माइनस कर देंगे आप यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट। अमाउंट में मतलब टोटल कितनी है उसको आप माइनस कर देंगे। जैसे आपकी टोटल कॉस्ट कितनी दी हुई है यहाँ पर? टोटल सेल दी हुई है आपकी 40,000 रुपये। तो 40,000 रुपये में से आप माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट कितनी दी हुई है? 30,000 रुपये। तो ये आपका क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 10,000, और 10,000 क्या हो जाएगा आपका? 10,000 रुपये हो जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब अगर आप ऐसे ना निकालना चाहें, आप इसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देखना चाह रहे हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देखना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सेल्स, आपको सेल्स भी पर यूनिट देखनी होगी। उसमें से आप माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, ये भी पर यूनिट देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको सेल्स कितनी होगी पर यूनिट? देखिए टोटल आपकी सेल्स कितनी है? 40,000 रुपये की। और कितनी यूनिट बनी है? ये यूनिट कितनी तैयार है आपकी? यूनिट है आपकी 4,000, तो 4,000 से डिवाइड कर देंगे, एक यूनिट की सेल आ जाएगी। इसी तरह से आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी है? वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 30,000। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 30,000। और यूनिट कितनी बनी हुई है आपकी?
4000 आपकी यूनिट बनी हुई है। तो इनको डिवाइड कर लेते हैं। देखिए, इससे आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 10 माइनस, और आप इससे इसको डिवाइड करेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, और इसको आप करेंगे 4 से 15, 15 का 10, 7.5, 7.5। तो ये आ जाएगा आपका 2 रुपये 50 पैसे। तो कंट्रीब्यूशन क्या है, 2.5 पर यूनिट। तो आपको दोनों तरह से इसको क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या होगा हमारा, कि लाभ मात्रा अनुपात, प्रॉफिट वॉल्यूम रेट रेशो क्या होता है, मतलब जिसको हम पीवी रेशो भी कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है और इसके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं, यह अनुपात अंशदान और बिक्री के मध्य अनुपात को, किसके, एक तो अंशदान, अंशदान के, और दूसरा बिक्री के मध्य, दोनों के मध्य जो अनुपात है उसको प्रतिशत में व्यक्त करता है। ये बताता है कि कितना प्रतिशत है, इसलिए इसे अंशदान की सीमानुपात भी कहा जाता है। अंशदान की इसको सीमानुपात भी कहते हैं, मतलब कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो भी इसको कहा जाता है। पीवी रेशो एक उपयोगी अनुपात है जो कि विविध प्रबंधकीय निर्णयों के लिए गणना में सहायता करता है, जैसे समविच्छेद बिंदु का निर्धारण, बिंदु की निश्चित राशि पर लाभ, निश्चित लाभ की बिक्री, बिक्री का निर्धारण इत्यादि। तो पीवी रेशो की गणना के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप, तो उसकी बातें कर लेते हैं। देखिए, इसके लिए जो आप फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो होगा आपका कंट्रीब्यूशन इनटू 100 और अपॉन सेल। ठीक है, ये आप फॉर्मूले को यूज करेंगे। शॉर्ट में आप इसको क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट में ये लिख सकते हैं कि पीवी रेशो क्या होगा। अगर बात करें यहाँ पर हम पीवी रेशो की, पीवी रेशो क्या होने वाला है हमारा, पीवी रेशो होगा हमारा कंट्रीब्यूशन इनटू 100। ठीक है, कंट्रीब्यूशन इनटू 100 और अपॉन में आ जाएगी हमारी सेल। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला क्या बन सकता है हमारा यहाँ पर, दूसरा बन सकता है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन क्या होता था, कंट्रीब्यूशन होता था सेल में से वेरिएबल कॉस्ट कम कर देते थे, और अपॉन में ऐसे ऐसे ही रह जाएगा। तो आप इसको और कैसे लिख सकते हैं, और इसको आप दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन लिख दीजिए। कंट्रीब्यूशन क्या होगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो ये किसकी जगह लिख दिया मैंने, सी की जगह लिख दिया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और इनटू क्या है, 100 है इनटू, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है आपका एस, सेल। तो ये भी फॉर्मूला बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल इनटू 100। अब यहाँ पर जो आपका आ, इसको आप और कैसे बता सकते हैं, आप इसको बता सकते हैं कि आपका फिक्स्ड, क्या बता सकते हैं, फिक्स कॉस्ट और प्लस प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये भी क्या होता है, ये भी कंट्रीब्यूशन होता है। तो कंट्रीब्यूशन की जगह आप दो तरह से बिठा सकते हैं भाई। कंट्रीब्यूशन की जगह क्या कह सकते हो आप कह सकते हो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, या कंट्रीब्यूशन की जगह क्या कह सकते हो आप, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या माइनस लॉस, और अपॉन में सेल है ही जो पहले होता था, इनटू आपका 100। तो देखिए, आपको अगर पीछे वाले फॉर्मूले याद है तो वो आगे कनेक्ट होते चले जाते हैं। अगर पर यूनिट की बात करें तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू 100 और अपॉन सेल पर यूनिट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, यहीं पर ही, यहीं पर लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं इसी का दूसरा, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू 100 अपॉन सेल्स पर यूनिट। आप पर यूनिट में भी इसको लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो पीवी रेशो को वेरिएबल कॉस्ट रेशो भी कहते हैं, इसके आधार पर निकाला जा सकता है। अर्थात पीवी रेशो बराबर क्या होता है, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। आप इसको भी याद रख सकते हैं, पीवी रेशो बराबर क्या होता है, 1 माइनस वेरिएबल मतलब मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन सेल एंड प्रॉफिट या cost information of two period are given. So in a situation, the following formula used. अगर आपको क्या है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दो अवधियों के की बिक्री, लाभ अथवा लागत की सूचना दी हो, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, पीवी रेशो क्या हो जाएगा, चेंज इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में कितना चेंज हुआ है, अपॉन चेंज इन सेल, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100।
आप इससे भी फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं पीवी रेशो। अब पीवी रेशो का यहाँ फॉर्मूला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा हुआ है कि पीवी रेशो की बताइए इसमें क्या होगा। आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है पीवी रेशो। इसके लिए सबसे पहले देखिए आपको दिया हुआ है नंबर 1, आपको दिया हुआ है सेल, ठीक है, और सेल के साथ ही आपको यहाँ पर दिया हुआ है वेरिएबल कॉस्ट। सेल भी दिया हुआ है और वेरिएबल कॉस्ट भी दिया हुआ है। तो ए को देख लेते हैं, ए में आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो ए को फाइंड कर लेते हैं। क्या देखना है हमें यहाँ पर, हमें देखना है पीवी रेशो। पीवी रेशो, और पीवी रेशो का क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और अपॉन में क्या आ जाता है, सेल ही आ जाता है। अपॉन में क्या आ जाता है, सेल आ जाता है, और इनटू क्या लिख देते हैं आप, 100। इन वैल्यू को आप पुट करेंगे तो सेल कितनी गिवन है, 80,000 आपकी सेल गिवन है, 80,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी गिवन है, 60,000। देखिए ये क्वेश्चन काफी बार पूछे जा चुके हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना भी है। सेल्स कितनी है, सेल्स है यहाँ पर 80,000, और इनटू आपका हो जाएगा यहाँ 100। देखिए 80,000, 80,000 में से 60,000 कम होंगे तो आपके 20,000 बचेंगे। 20,000 से जब आप डिवाइड करेंगे 80 को तो 20 चौक 80, 4 आ जाएंगे, और 4 से नीचे से 100 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25%। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 25%। दूसरा देख लेते हैं यहाँ पर, और दूसरे में आपको क्या गिवन है, दूसरे में यहाँ दे रहा है आपका सेल दी हुई है 1,00,000 रुपए, और फिक्स कॉस्ट दी है आपकी 30,000, और साथ में दिया हुआ है आपको प्रॉफिट। तो आपको पता था कंट्रीब्यूशन मीन्स क्या होता है, कंट्रीब्यूशन मीन्स होता है कि फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और इधर आपकी सेल दी हुई है तो आप कंट्रीब्यूशन की हेल्प से दोबारा बता सकते हैं। तो कंट्रीब्यूशन की हेल्प से क्या बता सकते हैं, आपको निकालना है बी, देख लेते हैं इसका, और बी में क्या करना है, पीवी रेशो आपको निकालना है, पीवी रेशो। तो यहाँ भी पीवी रेशो का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन की जगह क्या है, फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट हो जाएगी और प्लस इसके साथ आपका प्रॉफिट हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और होल अपॉन आपकी आ जाएगी सेल्स। होल अपॉन क्या हो जाएगी यहाँ पर, सेल, और इनटू क्या हो जाएगा आपका 100। इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो फिक्स कॉस्ट कितनी है आपकी, फिक्स कॉस्ट गिवन है यहाँ पर 30,000, और प्लस आपका प्रॉफिट गिवन है यहाँ पर 20,000। प्रॉफिट है यहाँ पर 20,000, और अपॉन सेल कितनी है यहाँ पर, सेल है आपकी 1,00,000, और इनटू है आपका 100। देखिए ये है आपका 30,000 और 20,000, दोनों को मिलाएंगे कितना हो जाएगा, 50, आप 30, सॉरी 30 और 20, हाँ 50 हो जाएगा, 30 20 50। 50 से आप 1,00,000 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। 2 से आप 100 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 50%। क्या ये सही दिखाई दे रहा है, ऐसा तो नहीं है मुझसे हाइड हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, सही दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आपके सी को, ठीक है। सी में क्या कह रहा है, आपके सी को चेक कर लेते हैं। अब निकालते हैं सी। सी में भी क्या करना है, वही करना है, पीवी रेशो फाइंड करेंगे यहाँ भी, पीवी रेशो। अब इसकी इंफॉर्मेशन चेक कर लेते हैं क्या दिया हुआ है। आपको दी हुई है सेल पर यूनिट 10 रुपए, और फिर दिया है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 7 रुपीज, दोनों दी हुई हैं। बस इनसे ही आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा इससे फॉर्मूला आपका, कॉस्ट पर यूनिट और सेल पर यूनिट इनटू 100। तो ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला। फॉर्मूला ये होगा आपका सेल पर यूनिट और माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और इसका होल अपॉन क्या होता है, वही नीचे सेल होता है तो यहाँ पर सेल भी हो जाएगा, सेल पर यूनिट, और परसेंट के लिए यहाँ पर भी 100 होगा। वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो कितना दिया हुआ है आपका सेल पर यूनिट, 10 गिवन है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 7 गिवन है,
और अपॉन है आपका यहाँ पर 10। 10 क्या है? सेल पर यूनिट इनटू 100। देखिए भाई 7 में से आप माइनस करेंगे किसको? किसको करेंगे? 3 को। सॉरी 7 में से 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। 3 की मल्टीप्लाई 100 में करोगे, 100 से फिर 10 से उसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 30। क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर? 30% आ जाएगा, 30%। ठीक है, तो ये आपका सी भी हो गया है। और अब आपका लास्ट बचा यहाँ डी। भाई दिखाई तो दे रहा है ना? अब डी देख लेते हैं, देखें दिखाई दे रहा है या नहीं। हाँ, अभी तक साफ दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं डी की तरफ। डी में क्या कहा है? वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 60% है। अब यहां पर बात ये कह दी, आखिर वेरिएबल कॉस्ट किसकी 50% है? अब जब वेरिएबल कॉस्ट दे दी वो भी परसेंट में, तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका पीवी रेशो। पीवी रेशो इज इक्वल टू 1 माइनस वेरिएबल वेरिएबल कॉस्ट रेशो। वेरिएबल कॉस्ट रेशो। अब आप कहेंगे वेरिएबल कॉस्ट रेशो कौन सा है यहाँ पर? तो आएगा, अब आप देखिए 1 माइनस, अब यहाँ पर क्या दिया? 60%। तो 60% का मतलब क्या होगा? 60 अपॉन 100। ये किसके बिना बता दिया आपको? ये बता दिया आपको परसेंट हटाकर, तो नीचे क्या आ गया? 100 आ गया। अब 100 बन जा, 100 में से 60 कम कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा? 40। क्या आ जाएगा? 40 अपॉन 100। 40 अपॉन 100 आ गया। और जब इसको 100 परसेंट में बनाओगे आप तो क्या आ जाएगा? तो परसेंट में बनाकर इसको 100 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 40%। ठीक है, तो ये आपके टोटल आंसर हो गए हैं। यहाँ पर कौन कौन से आंसर हो गए हैं? आंसर देख लेते। देखिए एक आपका यहाँ पर हो गया, ये क्या है आपका? ये भी आपका पीवी रेशो है। यहाँ पर आपका पीवी रेशो 30 है, यहाँ आपका 50 पीवी रेशो है, यहाँ पर 25 पीवी रेशो है। तो ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए हैं। किस तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं, और इनको आपसे पूछ लेगा किसमें? आपके एमसीक्यूज मतलब ऑप्शन के साथ। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी आपको कैलकुलेट करना है पीवी रेशो। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसमें दूसरी तरह का ये क्वेश्चन हो सकता है। इसको कहेंगे ऐसी कंडीशन भी आपकी दी हो सकती है। अब इस कंडीशन को आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है आपको कैलकुलेट करना है पीवी रेशो। तो यहाँ आप देखेंगे आपको ये ईयर दिया हुआ है। ठीक है, ये ईयर दिया हुआ है और इसमें आपको दो ईयर दिए हुए, दो तरह से दिया हुआ है आपको। एक आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, ये है आपका ए, और दूसरा है यहाँ पर आपको बी। तो ये दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट को देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन में अगर आपको दो सेल दी हो, दो प्रॉफिट दिए हो, तो इस कंडीशन में आप पीवी रेशो कैसे फाइंड करेंगे? तो पीवी रेशो बराबर होगा इसका फॉर्मूला, पीवी रेशो बराबर आपका हो जाएगा चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल। चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल। सेल में क्या चेंज हुआ है और प्रॉफिट में क्या चेंज हुआ है? इनटू 100। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सेल चेंज प्रॉफिट में कितना हुआ है। पहले अब प्रॉफिट कितना है? 70,000, पहले कितना था? 30। तो इनको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 70 अब है, और माइनस कर लेते हैं इसमें से 30,000, और होल अपॉन यहाँ पर जो है आपका, भाई मुझसे दिखाई भी दे रहा है यहाँ। ठीक है, दिखाई दे रहा है और दिख जाएगा अब। तो अपॉन में चेंज इन सेल। अब सेल कितनी है? 2 लाख। इससे पहले कितनी थी? 1 लाख। तो 2 लाख में से माइनस कर देंगे आप 1 लाख को, इंटू 100। तो कितना आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा आपका 40,000, और अपॉन में आ जाएगा आपका 1 लाख, इंटू आपका 100। तो यहाँ पर अगर 4 जीरो से कट कर देते हैं, यहाँ पर आपकी 4 जीरो, और इसको काट देते हैं 10, और 10 चौक 40। तो ये आ गया आपका 40%। ठीक है, अगर आपका प्रॉफिट शेयरिंग दिया हुआ है। दूसरी कंडीशन में देखते हैं पीवी रेशो कैसे निकालना है यहाँ।
पीवी रेशो। तो यहाँ पर वही करना है भाई, चेंज को हम डेल्टा भी तो कह सकते हैं, चेंज चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल और इनटू 100। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा प्रॉफिट में क्या चेंज होगा, प्रॉफिट अब कितना है, 2 लाख। तो 2 लाख में से 2 लाख में से हम, सॉरी पहले प्रॉफिट लिखते हैं ना, तो पहले प्रॉफिट को लिखेंगे, सेल बाद में लिखेंगे। तो प्रॉफिट कितना है, अब है 20,000। अब कितना है, 20,000। और 20,000 में से माइनस कर देंगे, माइनस का 10%। ये ध्यान रखना, अगर आपने ये गलती कर दी तो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखिए आपको 20 में से माइनस करना है 10 को। तो आप देखना चाह रहे हैं कि आखिर प्रॉफिट में क्या डिफरेंस हुआ है। ऐसे ही 2 लाख में से 1 लाख को कम करना है, तो 2 लाख में से कम करना है 1 लाख को इंटू 100। तो ये आ जाएगा आपका कितना भाई, जब बाहर लाओगे तो प्लस हो जाएगा। और 20 और 10 30 हो जाएंगे, तो ऊपर तो आ जाएंगे 30,000। ऊपर तो हो जाएंगे आपके 30,000 और नीचे हो जाएगा 1 लाख इंटू 100। तो 4 जीरो से यहाँ 4 जीरो कट हो जाएंगी। 10 से डिवाइड करोगे तो आप 10 आ जाएगा, और 10 की 30 में करोगे तो 30%। क्या दिख सही रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार, क्या सही दिख रहा है आपको, सही दिख रहा है। ठीक है, तो ये आ गया आपका 30%। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं आपका प्रॉफिट। क्या आगे भी दिया हुआ है, नहीं। अब तीसरी कंडीशन देख लेते हैं। यहाँ पर तीसरी कंडीशन में क्या कहा है, जब कई अनुपात के आधार पर संयुक्त लाभ या मात्रा का अनुपात की गणना करनी हो। कई कह रहे हैं, कई अनुपातों के आधार पर, तो कह रहे हैं कंबाइंड पीवी रेशियो कैसे निकलेगा, टोटल कंट्रीब्यूशन देख लो और उसको टोटल सेल से डिवाइड कर दो और 100 की मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल, उससे भी आ जाएगा आपका। ठीक है, जैसे आपको दिया हुआ भी है। ठीक है, यहाँ पर आपको गिवन भी है। कह रहे हैं यहाँ पर एबेस का उत्पादन और विक्रय करती है, प्रति माह कुल बिक्री 60,000 रुपए की है, और जिसमें 3 उत्पादों का भाग क्रमश है 40% है, 40% है, 20% है। इन उत्पादकों की परिवर्तनशील लागत विक्रय मूल्य की क्रम से 40% है, 50% है, 60% है। अब आपको संयुक्त लाभ मात्रा अनुपात की गणना करनी है। ठीक है, आपको कंबाइन पीवी रेशियो बताना है, तो चलो बताते हैं कंबाइन पीवी रेशियो। इसमें क्या करेंगे, एक तरफ तो लिख लेते हैं अपने प्रोडक्ट। ठीक है, एक तरफ के लिख लेते हैं प्रोडक्ट, एक तरफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट क्या है हमारे, ए बी सी। ठीक है, 3 प्रोडक्ट हैं, इनके सेल लिख लेते हैं। सेल्स कितनी दी हुई है इनकी, सेल में इनका भाग दिया हुआ है 40%, दूसरा आपका 40%, और तीसरी है आपकी 20%। ये 3 तरह के आपके ये दिए हुए हैं। अब देख लेते हैं पीवी रेशो इनका। पीवी रेशो वो कैसे देखेंगे हम उसको, वो देखेंगे हम 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो ये देख लेंगे 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशो। तो 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशो देखेंगे तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए इनको सबको 1 में से माइनस कर देते हैं। तो पहले का क्या हो जाएगा, 1 माइनस 40। ठीक है, दूसरे का क्या हो जाएगा, 1 माइनस 40, तीसरे का 1 माइनस 20। इस तरह से जो इनकी वैल्यू आएंगी 1 माइनस 40, परसेंट की बात है 1 माइनस 40%। तो क्या आएगा आपका, वही जो आपने भी किया था, 1 माइनस 40/100। 1 माइनस, भाई इसका मीन्स क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस 40% का मतलब है 1 माइनस 40/100। ठीक है, 100 100 में से 40 जाएंगे तो क्या बचेगा, 60। तो ये आ जाएगा आपका 60%, और ये आपका जाएगा 60%, और ये आपका आ जाएगा 20। तो 20 का क्या आ जाएगा आपका 80%। ठीक है, तो ये आ गए आपके, दूसरा 80 आएगा 60 होकर। दूसरे का क्या था, यहाँ पर अलग था क्या, दूसरा था 40 50 60। 40 50 60 ये गलत लिख गया भाई, यहाँ पर ये जो सेल दी हुई है, ये सेल यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, सेल को दोबारा लिख लेते हैं।
सेल क्या है आपकी, सेल में थोड़ी होगी, सेल क्या थी 40-50, 40-50% और 60% ये गिवन है। तो जब आप इनको करोगे 1 - 40% और 1 - 50%, 1 - 60%, तो इनके आंसर क्या आएंगे, यहाँ पर आएगा आपका 60%, यहाँ पर आएगा आपका 50% और यहाँ आएगा आपका 40%। ठीक है, इस तरह से आपके पीवी रेशो हो गए। अब कंबाइंड क्या आ जाएगा इनका, कंबाइंड पीवी रेशो की बात करें तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 24 और 24% और दूसरा आ जाएगा आपका 20 और एक आ जाएगा आपका 80। ठीक है, इनका टोटल क्या आ गया आपका, इनका आप टोटल करेंगे तो 44 और 8 52, तो ये आ जाएगा आपका, टोटल करेंगे तो आपका 52%। ठीक है, तो ये आ गया आपका 52%। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं पीवी रेशो के अन्य फॉर्मूले क्या हो सकते हैं। तो अगर आपको पीवी रेशो देखना है तो पीवी रेशो के और फॉर्मूले क्या क्या हो सकते हैं, कुछ अन्य सूचनाओं के आधार पर भी पीवी रेशो की गणना की जा सकती है। जैसे पीवी रेशो बराबर प्रॉफिट अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू 100। सम विच्छेद बिंदु एवं स्थायी लागत के आधार पर क्या हो सकता है पीवी रेशो, फिक्स कॉस्ट अपॉन बीईपी मतलब इनटू 100। ठीक है, ये भी फॉर्मूले इसके हो सकते हैं, आप इनको भी यूज कर सकते हैं। और कौन सा हो सकता है आपका, सम विच्छेद बिंदु। ठीक है, अब क्या हो सकता है, सम विच्छेद बिंदु लाभ मात्रा अनुपात का प्रयोग एवं उपयोगिता। तो इसकी उपयोगिता कहाँ हो सकती है, किसकी, लाभ मात्रा अनुपात की उपयोगिता कहाँ हो सकती है, समविच्छेद बिंदु ब्रेक इवन पॉइंट, जैसे बीपी बराबर फिक्स कॉस्ट इनटू पीवी रेशो, यहाँ काम आ जाएगा आपका पीवी रेशो। और आपका कंट्रीब्यूशन माइनस अंशदान क्या हो जाएगा आपका, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन इनटू सेल इनटू पीवी रेशो, यहाँ पीवी रेशो काम आ सकता है। और आपका दूसरा आ सकता है कि प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा आपका, सेल्स इनटू पीवी रेशो माइनस फिक्स कॉस्ट, यहाँ भी काम आ सकता है। और यहाँ और क्या काम आ सकता है आपका, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में भी काम आ सकता है और आपका सेल्स में भी। तो सेल्स क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका सेल्स मतलब रुपीज में, सेल्स हो जाएगी आपकी रुपीज में और ये हो जाएगा आपका फिक्स कॉस्ट, ये क्या हो जाएगा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये गलत है, यहाँ पर प्रॉफिट आएगा और अपॉन पीवी रेशो हो जाएगा। ये फॉर्मूले थोड़े गलत है, मैं इनको सही कर देता हूँ, थोड़े से गलत लिखे हुए हैं, बस इनको सही कर देता हूँ मैं, 1 मिनट। और यहाँ पर इनको शॉर्ट, यहाँ पर इनको फुल्ली लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, तो इसका फॉर्मूला आप कैसे लिख सकते हैं, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, एक सेकेंड एक सेकेंड, सो यहाँ पर हम लिख रहे थे फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, क्या हो जाएगा पीवी रेशो, इस तरह से। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा। और दूसरा क्या बन जाएगा आपका, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन मतलब सी, तो सी का कंट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका सेल्स, क्या बन जाएगा आपका, सेल्स इनटू पी अपॉन वी रेशो, ये फॉर्मूला बन जाएगा। बिक्री पर देखें, अगर यहाँ बिक्री पर वांछित लाभ देखें तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका, प्रॉफिट इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेल्स इनटू पीवी रेशो। ठीक है, इनटू पीवी रेशो और माइनस हो जाएगा आपका फिक्स कॉस्ट, क्या दिखाई दे रहा है या नहीं, दिख रहा है, माइनस हो जाएगा आपका फिक्स कॉस्ट। यहाँ पर फोर्थ की बात करें अगर, तो फोर्थ में क्या हो जाएगा आपका, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये गलत था, यहाँ क्या है प्लस, प्लस प्रॉफिट और होल अपॉन, यहाँ जाएगा आपका पीवी, पीवी रेशो, ये फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट और क्या बन सकता है आपका, अगर स्थिर लागत की बात करें यहाँ पर तो क्या बन सकता है, ये बन सकता है आपका
फिक्स कॉस्ट पर, जो फिक्स कॉस्ट होगी आपकी वो कैसे निकाल सकते हैं आप? सेल्स सेल्स इनटू पीवी रेशो, सेल इनटू पीवी रेशो, और इसमें से आप माइनस कर देंगे आपका प्रॉफिट। और अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है तो वेरिएबल कॉस्ट में क्या हो सकता है फॉर्मूला? वेरिएबल कॉस्ट में हो सकता है आपका, वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकाली जा सकती है इसको? सेल्स सेल्स इनटू 1 माइनस पीवी रेशो, पीवी रेशो। तो ये देखिए आपने, आ, ये आपने देखे कि पीवी रेशो कितना जरूरी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में भी काम आता है। किसमें? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा की सीमा, लिमिटेशन ऑफ सेफ्टी नहीं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इंग्लिश में होगा ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर आपको निकालना है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा? प्रॉफिट इनटू प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो, पीवी रेशो। तो ये आपके इतने फॉर्मूले हैं, ये आपको बताया गया है कि कितनी जगह आपका काम आ सकता है पीवी रेशो। तो पीवी रेशो का कितना यूज है ये बताया जा सकता है। तो गाइज आज हमने देखा यहाँ पर हमारा, सबसे पहले आज हमने क्या डिस्कस किया? हमने हमने पहले देखा था लागत मात्रा लाभ विश्लेषण क्या होता है। लागत मात्रा लाभ विश्लेषण के बाद इसकी महत्व क्या है, इसकी सीमाएं क्या हैं, और आपका यहाँ सम-विच्छेद बिंदु क्या होता है, आपका ब्रेक इवन पॉइंट, और साथ में देखा हमने पीवी रेशो क्या होता है, किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे डिस्कस करेंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, और काफ़ी सारे इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कराने वाले हैं, जिसमें हम आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी ही बस छोड़ेंगे, बाकी हम पूरा करा देंगे। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, ताकि मैं फिर कह रहा हूँ ये वीडियो वहां तक पहुंच जाए जहां इसका पर्पज पूरा हो जाए। इसका पर्पज है उन लोगों तक पहुंचाना जो पेड कोर्स नहीं खरीद सकते हैं। जितने भी आप लाइक करेंगे उतना इसको यूट्यूब अप करेगा, उतना ही यूट्यूब इसको ज्यादा दिखाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।